स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों हम लोग की इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी जिसका ये पार्ट 6 है। ओके, हम लोग पार्ट 6 करने वाले हैं आज। देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है उसे। तो भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, इसमें आपको सही वाला कथन जो है वो बताना है। इसमें 4 कथन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इनमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए एक एक करके देखते हैं। तो लिखा हुआ है इसमें भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड योजना, जिसको कहते हैं पीआईओ, इसे कहते हैं पीआईओ। अगर इंग्लिश में बात करें, ठीक है, तो पर्सन्स इंडियन ओरिजिन कार्ड। ओके, पर्सन्स इंडियन ओरिजिन कार्ड, ये जो है ये आया था 2002 में। ओके, व्यक्ति कार्ड योजना जो है कब लॉन्च हुआ था? 2002 में आया था। और ये है समुद्र पारीय भारतीय नागरिक कार्ड, इसको कहते हैं ओसीआई, मींस ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओके, और ये आया था 2005 में। लेकिन अब जो नई योजना आई है उसके तहत इन दोनों कार्डों का क्या हो गया है? विलय हो गया है। ओके, फिर दूसरा ऑप्शन, तो मतलब ये वाला जो है, ये ऑप्शन जो है ये आपका सही है। देखते हैं दूसरा वाला भी। तो इसे भारत में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। ओके, तो ये भी जो है ये भी आंसर आपका सही है। ठीक है, इसमें मतदान करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, कोई भी सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, कोई भी संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं है इसके अंतर्गत भारत में। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन जो है मतदान करने का अधिकार भी यहाँ पे नहीं प्राप्त है, तो ये भी आपका सही है। फिर लिखा हुआ इसे संवैधानिक एवं सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अभी हमने बताया कि इससे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, संवैधानिक पद नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कोई सार्वजनिक पद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब ये भी हमारा जो है ऑप्शन है ये भी सही है। इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होगा यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अब देखते हैं इसकी व्याख्या। तो लिखा हुआ है उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही है। भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर एक नई योजना है। ओके, जिसमें पीआईओ एवं ओसीआई कार्ड योजना का विलय किया गया है। यह नई कार्ड योजना नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 में प्रारंभ किया गया है। ओके, इसे क्या है? नई कार्ड योजना जो है ये नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 में शुरू किया गया है। और अगर बात करते हैं पीआईओ की, तो ये शुरू हुआ था 2002 में। और ओसीआई कार्ड योजना जो है इसे 2005 में शुरू किया गया था। जो अब है, अब इनको क्या हो गया है? पीआईओ कार्ड योजना को समाप्त कर दिया गया है। ओके, अब देखते हैं कि इसमें जो है कौन कौन मान्य है। ठीक है, मतलब भारत में ये किसके योग्य नहीं है और किसके योग्य है। ठीक है, तो देखिए इसमें मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कार्ड होल्डर हैं ये मतदान नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए भी मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसका चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं चुने जा सकते हैं। फिर ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य भी नहीं चुने जा सकते हैं। फिर ये सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बनने के योग्य नहीं है। और ये कोई सार्वजनिक पद के लिए भी वैध नहीं है। ओके, कोई भी सार्वजनिक पद के लिए भी ये क्या है? योग्य नहीं है। ठीक है, अभी हमने बताया था सार्वजनिक पद, संवैधानिक पद, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव, मतदान, ये सारी चीजें जो हैं इसमें इंक्लूड हैं। ओके, ये सारी चीजों के ये योग्य नहीं है। ओके, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हैं जिसके वो योग्य नहीं है। ये सारी चीजें बता दी गई हैं। क्लियर है? चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 4 बार संशोधन किया जा चुका है। दूसरा है भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए भारत में वर्ष 2003 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। तो आपको बता दें, इसमें आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है केवल 1, केवल 2,
एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ओके, इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है, सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो आपको बता दें, अगर पहले कथन की बात करें, ठीक है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो नागरिकता अधिनियम है 1955 में जो आया था, ठीक है, उसमें 4 बार नहीं, अब तक कुल 8 बार संशोधन किए जा चुके हैं। कितनी बार? कुल 8 बार संशोधन किए जा चुके हैं। ओके, और अगर बात करें हम इस दूसरे कथन की, मतलब ये वाला जो हमारा कथन है ये क्या हो गया? गलत हो गया। अगर हम बात करते हैं दूसरे अधिनियम, दूसरे कथन की, तो भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए भारत में वर्ष 2003 में नहीं, कब समिति का गठन हुआ था? 2000 में हुआ था। ओके, कब हुआ था? 2000 में हुआ था। और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? LM सिंघवी। ओके, कौन कर रहे थे? LM सिंघवी। ओके, इनके नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है ये भी हमारा क्या है? गलत हो गया। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, मीन्स ना तो एक ना ही दो। अब चलते हैं इसकी व्याख्या पर। तो देखिए लिखा हुआ है, उपरोक्त दोनों कथन जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि नागरिकता अधिनियम 1955 में 2015 तक कुल 8 बार संशोधन किए जा चुके हैं जो निम्नलिखित हैं। ओके, बस कब किया गया था? पहला संशोधन 1997 में, फिर उसके बाद में 1960, फिर 1985, फिर 86 में, फिर 1992 में, फिर 2003 में और 2005 में, और लास्ट किया गया था 8वां संशोधन 2015 में। ओके, आगे देखते हैं। तो लिखा हुआ है, भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए सितंबर 2000 में LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, ना कि कब? 2003 में। ओके, तो दूसरा कथन भी जो था, यहां से हमारा दूसरा कथन भी क्या हो गया? गलत हो गया। ओके, अब दिया गया है, इस समिति द्वारा जनवरी 2002 में अपनी रिपोर्ट सौंपी गई एवं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में 16 निर्दिष्ट देशों में पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। ओके, फिर दूसरा पॉइंट है हमारा कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों में पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी नागरिकता का भी क्या किया गया? प्रावधान किया गया। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर कथनों पर चर्चा कीजिए। ओके, यहां आपको बताना है कि मूल अधिकार ये 4 दिए गए हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको बताना है कि ये क्या है, सही है कि नहीं सही है। ठीक है, इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शंस भी दिए गए हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या है। कह रहा है मूल अधिकार जो है वो वाद योग है कि नहीं है। ठीक है, तो मूल अधिकार आपको पता है कि मूल अधिकार जो है वो वाद योग है। ओके, मूल अधिकार वाद योग है। देखिए वाद योग है, आपको पता है कि इसके अंतर्गत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, मतलब ये जो है बाध्य योग्य है। ओके, ये जो है बाध्य योग्य है। अगर वहीं हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की, ओके, नीति निर्देशक तत्व जो है ये बाध्य योग नहीं है। ओके, अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये अवाद योग है। ओके, ये वाद योग नहीं है। ठीक है, लेकिन मूल अधिकार जो है ये वाद योग है। क्लियर है? अब अगर हम बात करें न्याय योग की, तो देखिए न्याय योग में क्या, अभी हमने आपको बताया कि मूल अधिकार वाद योग है और इसके तहत आप कहाँ जा सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो वहीं पे फिर हम बात करते हैं, ये कह रहा है मूल अधिकार न्याय योग नहीं है। तो भाई साहब, जब हम मूल वाद योग में हम जब क्या था कि जब हम डायरेक्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, तो मतलब ये जो है मूल अधिकार हमारा न्याय योग है, मतलब न्यायोचित है। ओके, तो ये भी जो है हमारा आंसर जो है ये कथन भी ये गलत है। ओके, ये भी कथन जो है गलत है। अब अगर हम तीसरे कथन की बात करें, तो तीसरा कथन है कि यह मूल अधिकार संशोधन योग्य नहीं है। तो देखिए आपको पता है कि आर्टिकल 368 में, ओके, आर्टिकल 368 में कहा गया है कि मूल अधिकार में हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कैसे? सिर्फ विशेष प्रक्रिया द्वारा। ओके, साधारण प्रक्रिया के द्वारा नहीं। ओके, हम किसके द्वारा? साधारण प्रक्रिया के द्वारा
हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। ओके, साधारण प्रक्रिया के द्वारा इसमें संशोधन नहीं हो सकता है, ऐसा आर्टिकल 368 में कहा गया है। ठीक है, और बात करते हैं चौथे कथन की। तो चौथा कथन है कि मूल अधिकार उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के जो मूल क्षेत्राधिकार हैं, मतलब इसका मूल क्षेत्राधिकार ये जो उच्चतम न्यायालय के हैं, ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। यही आपका जो है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, और बाकी ये जो 3 कथन दिए गए हैं, ये तीनों क्या हैं, गलत हैं। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, इस हिसाब से हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब केवल 4। ओके, देखते हैं अब इसकी व्याख्या। तो लिखा हुआ है उपरोक्त कथन में से केवल जो कथन 4 है वो सही है। ओके, कह रहा है मूल अधिकार वाद योग है। अभी हमने आपको बताया कि मूल अधिकार क्या है, वाद योग है, और जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो अवाद योग है। ठीक है, अभी हमने बताया था। देखिए, फिर दूसरा कथन दिया है, दूसरा पॉइंट है कि मूल अधिकार न्याय योग्य या न्यायोचित है, क्योंकि इसके उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे कहाँ जा सकता है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। किस के तहत, देखिए आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय में, और आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं उच्च न्यायालय में। ओके, तो यहाँ आपको पता चल गया कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं सीधे हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। ओके, अब देखिए दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिखा हुआ है संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ओके, परंतु साधारण विधि से नहीं। अभी हमने बताया था आपको कि साधारण प्रक्रिया के द्वारा, साधारण विधि से नहीं किया जा सकता है संशोधन मूल अधिकारों में, केवल विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। क्लियर है? अब अगला पॉइंट देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि मूल अधिकार के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। अभी हमने आपको बताया, ठीक है, परंतु यह जो है उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये बात सही है कि यह मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, और उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को क्या कहते हैं, अनन्य क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट है कि मौलिक अधिकार सीमित नहीं है। ओके, मतलब जो मौलिक अधिकार है वो असीमित नहीं है। ओके, और राज्य इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है। ठीक है, और आपातकाल में मूल अधिकार जो निलंबित किए जाते हैं वो कौन से हैं, सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर बाकी के जो सारे हैं वो निलंबित कर दिए जाते हैं आपातकाल के समय। ओके, तो आप लोग को ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया ना, कि इसमें आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, बाकी के जो तीनों कथन थे वो क्या थे, वो गलत थे। क्लियर है? देखते हैं अब अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है मूल अधिकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, आपको गलत वाला जो कथन है, 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से जो गलत है वो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं एक एक करके। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, दूसरा कथन दिया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तीसरा दिया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। और चौथा है उपरोक्त सभी। इनमें से आपको जो कथन सही नहीं है मूल अधिकार के विषय में, ये आपको बताना है। तो देखिए, आपको बता दें कि जो मूल अधिकार भारतीयों को प्राप्त हैं, कल वाली जो क्लास थी उसमें आपको बताया गया था कि जो भारतीयों को मूल अधिकार प्राप्त हैं वो कौन कौन से हैं, जिनका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 29 में और आर्टिकल 30 में। ओके, आर्टिकल 30 में। और अगर हम बात करते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, तो यह आता है हमारा आर्टिकल 19 में। ओके, जो कि सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। तो ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त नहीं है, और यही जो है हमारा आंसर जो है ये
सही, यही जो कथन है ये सही नहीं है। इस हिसाब से हमारा जो आंसर करेक्ट होगा, हमें गलत वाला बताना था, तो यही आंसर हमारा जो है ये सही है। क्लियर है? और बाकी के जो हैं वो दोनों ऑप्शन जो हैं, दोनों कथन जो दिए गए हैं वो सही हैं। क्लियर है? चलते हैं अब इसकी व्याख्या पर, देखते हैं। लिखा हुआ है उपरोक्त कथन में से केवल एक जो है कथन वो गलत है, क्योंकि कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ओके, ये जो 5 मूल अधिकार हैं ये सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त हैं। ओके, अब आगे बात करें तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) के का में वर्णित है और यह मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। फिर दूसरा देखिए तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 15 में वर्णित है और यह अधिकार केवल किसे प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगर बात करें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की, तो ये आपको कल बताया गया था। ओके, इसके बारे में भी कल बताया गया था। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किसमें किया गया? आर्टिकल 21 में किया गया है और यह मूल अधिकार जो है ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ किसको प्राप्त है? विदेशियों को भी प्राप्त है। क्लियर है? इस हिसाब से हमारा जो आंसर सही था वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि वो गलत था और हमें गलत वाला बताना था। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, देखते हैं एक एक करके। पहला है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में उसका समर्थन किया गया। ओके, नेहरू रिपोर्ट का कब समर्थन किया गया? 1928 में भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि भारतीय संविधान में भाग 3 में राज्य को परिभाषित किया गया है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे आपको सही उत्तर का चयन करना है। जो सही उत्तर है वो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि ये जो नेहरू रिपोर्ट है ये किसके लिए आई थी? मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए आई थी और इसे 1928 में ये इसका समर्थन किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए। तो ये जो कथन है ये आपका सही है। और अगर बात करें भारतीय संविधान के भाग 3 की, तो ये 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है, 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं, जिनमें आर्टिकल 12 में अगर बात करें, ठीक है, ये आर्टिकल 12 जो है ये भाग 3 के अंतर्गत ही आता है और आर्टिकल 12 में ही राज्य को परिभाषित किया गया है। ओके, इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो कथन, जो हमारा ऑप्शन है 1 और 2 वो दोनों सही है। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा सी वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखते हैं अब इसकी व्याख्या। तो देखिए लिखा हुआ है उपयुक्त दोनों कथन जो है वो सही है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट 1928 जो आई थी वो मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने का समर्थन करती थी। दूसरा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किसकी चर्चा की गई है? मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। वहीं अगर बात करें आर्टिकल 12 की या अनुच्छेद 12 की, तो उसमें राज्य की विस्तृत परिभाषा दी गई है। ओके, तो इस हिसाब से हमारे जो दोनों कथन थे वो सही थे। क्लियर है? अब देखिए चलते हैं अब हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न दे रखा है भारत के मूल अधिकारों के संदर्भ में। ओके, इनमें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है, मतलब इसमें आपको असत्य वाला कथन बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। देखिए एक एक कथन पढ़ते हैं। कह रहा है यह राज्य के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी है। ओके, दूसरा है यह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। दूसरा है यह अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति है। ओके, और तीसरा है इसे आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आपको असत्य वाला बताना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य होगा। तो देखिए आपको बता दें कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है ये आपने कहाँ पढ़ा है? मूल अधिकारों में पढ़ा है कभी? बताइए।
अगर आपने मूल अधिकार को सही से पढ़ा है तो उसमें आपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। कहाँ आपने पढ़ा है बताइए? ये तीनों चीजें आपने पढ़ी हैं या तो प्रस्तावना में, ठीक है, या तो प्रस्तावना में, ठीक है, या फिर जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें, ओके, या फिर हमारे नीति निर्देशक तत्व जो हैं उसमें आपने पढ़ी होगी, ठीक है। मूल अधिकारों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ बताया गया? प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन गलत है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा गलत है, ओके। बाकी के सारे जो ऑप्शन है वो सही हैं। इसमें आर्टिकल जो आपातकालीन स्थिति में जो निलंबित किए जाते हैं वो सिर्फ 20 और 21 को छोड़ करके बाकी के जो सारे आर्टिकल होते हैं वो निलंबित कर दिए जाते हैं। और यहाँ पर अमेरिका में अधिकारों की बिल की भांति है, तो ये जो है अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स है, ठीक है, बिल्कुल उसी के समान है, ओके। तो ये भी जो है हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सिर्फ गलत है, और बाकी ये तीनों जो हैं, ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये सही हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या भी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कथन बी जो है वो असत्य है, ओके, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय संबंधी प्रावधान जो हैं वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किए गए हैं, ओके, ना कि कहाँ पे? मूल अधिकार में। क्लियर है? अब कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी देखते हैं। तो मूल अधिकार राज्य के कार्यों के विरुद्ध गारंटी प्रदान करता है। मूल अधिकार के उल्लंघन पर व्यक्ति राज्य के विरुद्ध न्यायालय में भी जा सकता है, ओके। अब आगे देखते हैं। तो भारत में मूल अधिकार अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के समान है। अभी हमने आपको बताया कि भारत के जो मूल अधिकार है वो किसके समान है? अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स के समान है, ओके। और आपातकालीन स्थिति में अभी हमने बताया कि कौन कौन से आर्टिकल जो हैं उनको छोड़ करके सारे आर्टिकल निलंबित कर दिए जाते हैं। तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी के जितने भी मूल अधिकार हैं उनको क्या कर दिया जाता है? आपातकालीन स्थिति में निलंबित कर दिया जाता है। क्लियर है? देखिए अब अगले प्रश्न पे चलें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ओके। दो कथन दिए गए हैं इसमें भी। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला कथन है, संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद या राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। दूसरा कथन दे रखा है कि भारत में मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को प्राप्त है, ओके। इनमें से आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, ओके। आपको बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो सही है, ठीक है। जल्दी से बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। देखिए अगर हम बात करें पहले कथन की, तो ये जो पहला कथन दे रखा है ये आपका पूरी तरह से क्या है? सही है, ओके। और अगर बात करते हैं दूसरे कथन की, तो दूसरा कथन भी जो है पूरी तरह से सही है। और हमने आपको बताया भी है कि भारत में जो मूल अधिकार को लागू करने की शक्ति है वो केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है, ओके। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, ओके। कौन सा आंसर होगा हमारा? 1 और 2 दोनों, ओके। ऑप्शन नंबर सी। उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 के द्वारा रिट दायर कर सकते हैं, और उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में आप रिट दायर कर सकते हैं। कब? मूल अधिकारों के हनन होने पर, ओके। देखिए इसकी व्याख्या देखिए क्या कह रहा है कि उपयुक्त तो दोनों कथन जो हैं वो सही हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद या राज्य के विधानमंडलों द्वारा ऐसी कोई विधि या कानून नहीं बनाई जाएगी जो भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती या उसको कम करती है। यदि कोई विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसे उस सीमा तक, या वो जो विधि है उसे उस सीमा तक क्या है? शून्य या अवैध माना जाएगा, ओके। अब दूसरा पॉइंट जो दे रखा है वो है भारत में केवल
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही मूल अधिकारों को प्रवर्धन करने की शक्ति प्राप्त है। ओके, और वे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 के तहत रिट निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक, मतलब आज का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो है समानता का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत की गई है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसका उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। इनमें से आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। देखिए ऑप्शन दिया गया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ओके, ना तो एक ना ही दो। देखिए आप लोग को बहुत बार बताया गया है, ठीक है, कल से बता रहे हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार है वो 4 ना होकर के कितने में है, 5 अनुच्छेदों के अंतर्गत इनको किया गया है। ठीक है, समानता का अधिकार जो है एक मूल अधिकार है जिसके भारतीय संविधान में जो चर्चा है वो 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत नहीं है। कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत है, 5 अनुच्छेदों के अंतर्गत है। ओके, यहाँ पे क्या आंसर हमारा होगा, ये जो ऑप्शन होगा वो हमारा गलत है। ठीक है, हमें सही उत्तर बताना है। दूसरा देखते हैं, तो ये जो दूसरा कथन दिया गया है ये पूरी तरह से क्या है, सही है। ओके, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, केवल 2। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, देखते हैं अब इसकी व्याख्या। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त कथन एक जो है वो गलत है क्योंकि समानता का अधिकार एक मूल अधिकार है और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में की गई है, ना कि 4 अनुच्छेदों में। क्लियर है, और धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा समानता के अधिकार मतलब अनुच्छेद 15 के अंतर्गत की गई है। क्लियर है, कल भी ये आपको बताया गया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, देखते हैं पहला कथन है विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और यह एक सकारात्मक अधिकार है। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह एक नकारात्मक अधिकार है। आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको बता दें कि विधि के समक्ष समता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये सकारात्मक अधिकार ना होकर कैसा अधिकार है, नकारात्मक अधिकार है। ओके, कैसा अधिकार है, नकारात्मक अधिकार है। इस हिसाब से हमारा ये जो कथन है ये गलत है। ठीक है, अगर बात करें दूसरे कथन की, तो विधियों का समान संरक्षण जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन यह एक नकारात्मक अधिकार नहीं है, ये कैसा अधिकार है, सकारात्मक अधिकार है। ओके, इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन 2 है, कथन 2 है, ये भी हमारा जो है पूरी तरह से क्या हो गया, अब गलत हो गया। इस हिसाब से हमारा जो आंसर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि इसमें दोनों जो कथन है वो सही नहीं है। ओके, और आपको सही वाले का बताना था, तो हमारा कोई भी सही नहीं है, तो हमारा ना तो एक ना ही दो मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अब इसकी व्याख्या। तो लिखा हुआ है उपयुक्त दोनों कथन जो हैं वो गलत हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखते हैं इसकी व्याख्या अब। तो पहला पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ओके सॉरी। दूसरा है कि विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और यह एक नकारात्मक अधिकार है। क्लियर है, वहां पे क्या था, सकारात्मक अधिकार लिखा हुआ था, इसलिए वो वाला पॉइंट जो था वो गलत हो गया था। फिर दूसरा है कि विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह एक सकारात्मक अधिकार है। ओके, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे सकारात्मक अधिकार लिखा गया है, लेकिन वहां पे क्या था, नकारात्मक अधिकार लिखा हुआ था, इसलिए वो दूसरा कथन भी जो था हमारा गलत हो गया था। इस हिसाब से हमारे दोनों कथन जो थे वो गलत हो गए थे, हमारा ऑप्शन डी जो था वो सही हो गया था। ठीक है, क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न क्या है
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत नियोजन के विषय में अवसर की समता के अपवाद के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। ओके, 4 कथन दिए गए हैं। पहला है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राज्य सेवाओं के पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था। दूसरा दे रखा है राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था। तीसरा है अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था। और चौथा है धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के क्रियाकलाप से संबंधित किसी विशिष्ट संप्रदाय के पदधारी संबंधी प्रावधान। तो देखिए, इसमें आपको बताना है कि अवसर की समता के अंतर्गत जो अपवाद है, ठीक है, अवसर की समता के अपवाद के अंतर्गत जो इन्हें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, उसको आपको बताना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। तो लिखा हुआ है कथन सी संबंधी जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत किए गए हैं, जिसे 93वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी जो है प्रावधान किए गए हैं। अगर बात करें कुछ आगे इसके कुछ पॉइंट्स हैं उनकी, तो आर्टिकल 15(5) जो है वो स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की उसमें व्यवस्था की गई है। ओके, और अब अगले पॉइंट की बात करें तो कथन ए जो था उसके संबंधी प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 64(4) के का भाग में उसका उल्लेख किया गया है। ओके, जिसे 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया है और इसके लिए 82वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में किया गया है एवं संविधान के अनुच्छेद 335 में इसमें संशोधन किया गया है। 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के साथ परिमाणिक ज्येष्ठता मतलब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी जोड़ा गया है। इसे भूतलक्षी प्रभाव या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया है। अगर बात करें कथन बी की, तो कथन बी संबंधी प्रावधान जो है वो 16(4) में किए गए हैं और कथन डी की बात करें तो इसका जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 16(5) में मतलब 16(5) में इसका उल्लेख किया गया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।